गुजरात के अहमदाबाद में 12 जून 2025 की दोपहर एयर इंडिया का लंदन जा रहा प्लेन हादसे का शिकार हुआ था। अब इस हादसे को लेकर इटली की मीडिया में जांच एजेंसियों के हवाले से खबरें आ रही हैं। कहा जा रहा है कि कैप्टन सुमित सबरवाल ने जानबूझकर प्लेन क्रैश करवाया था। सूत्रों के हवाले से प्रकाशित इस रिपोर्ट में दावा किया गया है कि एएआईबी अपनी अंतिम जांच रिपोर्ट में यह बताने की तैयारी कर रही है कि एयर इंडिया फ्लाइट 171 इसलिए दुर्घटनाग्रस्त हुई क्योंकि एक पायलट ने विमान के फ्यूल स्विच को लगभग निश्चित रूप से जानबूझकर बंद कर दिया था। इस विमान को कैप्टन सुमित सबरवाल और फर्स्ट ऑफिसर क्लाइव कुंदर उड़ा रहे थे। इस हादसे में यात्रियों समेत पायलट की भी मौत हो गई। इटली के इस अखबार में प्रकाशित इस खबर में मनोहर कहानियां जैसी स्क्रिप्ट लिखी गई है। इस हादसे के लिए विमान कंपनी को क्लीन चिट दे दी गई है और सारा ठीकरा मृत पायलटों के ऊपर फोड़ने की कोशिश हुई है। इस वीडियो में हम अखबार के दावे और उन पर उठ रहे सवालों की एक पूरी लिस्ट आपके सामने रख रहे हैं ताकि आप फैसला ले सकें। अखबार में पहला दावा यही किया गया है कि कैप्टन सुमित सबरवाल डिप्रेशन में थे। वो प्लेन क्रैश कराने का मन बना चुके थे, लिहाजा उन्होंने अपने साथी पायलट क्लाइव कुंदर को एक जाल में फंसाया। उन्हें प्लेन का पूरा कंट्रोल दिया और फ्लाइट टेक ऑफ करते ही उन्होंने इंजन में तेल की सप्लाई करना बंद कर दिया। वो स्विच जिससे तेल की सप्लाई हो रही थी उसे बंद कर दिया गया। ये अखबार का सबसे बड़ा दावा है। वैसे तो अखबार में और कई दावे अजीब हैं, लेकिन इस दावे को लेकर के मैंने कहा था कि मनोहर कहानियां लिखने जैसी कोशिश हुई है। एक्सीडेंट का शिकार हुए विमान के मुख्य पायलट कैप्टन सुमित सबरवाल को लगभग 16,600 घंटे से अधिक का अनुभव था, फ्लाइट उड़ाने का अनुभव था। 8,500 घंटा तो उन्होंने बोइंग 787 ड्रीम लाइनर ही उड़ाया है। और अगर वो डिप्रेशन में थे उस दिन तो उन्हें फ्लाई करने की इजाजत मंजूरी कैसे मिल गई। एक सवाल तो ये भी बनता है कि क्या इतना अनुभवी पायलट जानबूझकर अपने ही यात्री विमान को, जिसमें 229 यात्री उसके सहित सवार हों, क्रैश करवा सकता है। ये कतई गले के नीचे बात नहीं उतर रही। साथ में ये भी है कि उन्होंने पायलट के लिए जरूरी मेडिकल टेस्ट भी तो पास कर रखा था। जांच की वैज्ञानिक भाषा में इसे क्लिनिकल तथ्य नहीं बल्कि द्वितीयक दावा कहा जाता है। किसी मृत व्यक्ति पर खराब मानसिक स्थिति का ठप्पा लगाना अत्यंत संवेदनशीलता के साथ और प्रमाण आधारित होना चाहिए, मतलब संवेदनशील होना चाहिए ऐसा कहते समय, और इसके लिए ठोस प्रमाण भी होना चाहिए क्योंकि बहुत बड़ा आरोप है। अखबार अपने दूसरे दावे में कहता है कि फ्यूल स्विच कब हिला, उस समय क्या आवाजें आई और इंजन कैसे बंद हुआ, इन सबको मिलाकर साफ समझ में आ गया कि स्विच किसने चलाया। इस दावे पर सबसे बड़ा सवाल तो यही है कि क्या सिर्फ इन 3 बिंदुओं के आधार पर अंतिम जिम्मेदारी तय की जा सकती है? क्या किसी तकनीकी सॉफ्टवेयर या सिस्टम लॉजिक की पूरी स्वतंत्र और सार्वजनिक जांच हो चुकी है, या यह मान लिया गया कि मशीन दोषी नहीं है और सारी गलती प्लेन उड़ा रहे पायलट्स की ही है? तर्कशास्त्र की भाषा में इसे फॉल्स डाइकोटॉमी कहते हैं, यानी लोगों के सामने तथ्य को ऐसे पेश करना कि या तो ए सही है या बी, बीच का रास्ता या तीसरा विकल्प जानबूझकर गायब कर दिया जाता है, जो इस मामले में होता हुआ दिख रहा है। कहने का मतलब कि विमान हादसे अक्सर एक या दो वजहों से तो नहीं होते, कई कारण मिलकर हादसे को जन्म देते हैं। तीसरे चौथे कारण भी हो सकते हैं, जैसे डिजाइन में कोई कमी, सॉफ्टवेयर या सेंसर की थोड़ी देर में गड़बड़ी सामने आना, मेंटेनेंस का रिकॉर्ड, नियमों की अस्पष्टता, मौसम या बाहरी हालात और इंसानी और मशीन के बीच तालमेल में कोई गलती होना। अगर कोई साफ तकनीकी खराबी नहीं मिली तो इसका मतलब यह नहीं है कि बाकी कारण थे ही नहीं। दावा है कि माइक्रोफोन रिकॉर्डिंग से पता चल गया कि स्विच किसने हिलाया, लेकिन सवाल है कि कॉकपिट जैसे शोर वाले माहौल में क्या सिर्फ आवाज इतने सटीकता से पहचानी जा सकती है? मतलब आवाज जो स्विच हिलाने की आएगी क्या वो इतनी सटीकता से पहचानी जा सकती है, क्योंकि बहुत शोर होता है वहां। दावा किया जा रहा है कि स्विच रन से कट ऑफ गया, इसलिए यह इंसान ने ही किया होगा। लेकिन सवाल है क्या किसी ऑटोमेटिक सुरक्षा सिस्टम, इंटरलॉक या किसी अजीब सिस्टम रिएक्शन की संभावना को पूरी तरह से खत्म किया जा सकता है? क्या सॉफ्टवेयर के नियमों और डेटा के मेल खाने की अलग से तकनीकी जांच हुई है? क्या टाइम स्टैम्प में देरी या डेटा समझने में गलती की संभावना पर बात की गई है? इन जटिल जांच प्रक्रियाओं के बिना या इनके बारे में जानकारी दिए बिना कोई जिम्मेदार संस्था इतनी आसानी से कैसे जानकारी बाहर दे सकती है और एक अखबार उसे छाप सकता है?
दरअसल सारी बात इन्हीं दावों और सवालों पर आकर खत्म नहीं होती। हादसे के कुछ दिन बाद ही सरकार ने दावा किया था कि विमान के ब्लैक बॉक्स की जांच में कोई विदेशी एजेंसी शामिल नहीं होगी। कहा गया था कि हादसे की जांच भारतीय जांच एजेंसी AAIB करेगी। फिर इटली का ये अखबार अपने अमेरिकी सूत्रों के हवाले से इतने बड़े दावे कैसे कर रहा है। सवाल तो इस पर भी उठना चाहिए कि यदि बोइंग 787 विमान जो 3 फरवरी को लंदन में लैंड कर रही थी, अगर उसका फ्यूल स्विच अपने आप बंद हो सकता है, तो फिर एयर इंडिया के फ्लाइट 171 विमान को कैसे क्लीन चिट दी जा सकती है। मामला यह भी है कि यदि कंपनी या विमान में कोई खराबी नहीं थी, तो एयर इंडिया पीड़ितों के साथ आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट करने की कोशिश क्यों कर रही है। लंदन से प्रकाशित अखबार द इंडिपेंडेंट ने खुलासा किया है कि एयर इंडिया पीड़ित परिवारों को अतिरिक्त 10 लाख रुपए की अंतिम राशि देकर समझौता करने की पेशकश कर रही है। कुछ मामलों में ये राशि 20 लाख रुपए तक जा रही है और बदले में पीड़ित परिवारों से कहा जा रहा है कि वो पैसा लेने के बाद भविष्य में कभी भी दुनिया की किसी भी अदालत में इस विमान हादसे को लेकर कोई केस दायर नहीं करेंगी। मतलब पैसा देकर चुप करवाने की कोशिश हो रही है। ऐसा क्यों हो रहा है? दैनिक भास्कर की रिपोर्ट के मुताबिक एयर इंडिया के इस प्रस्ताव पर 130 पीड़ित परिवारों की लीगल टीम ने विरोध किया है। उनका कहना है कि जांच पूरी हुई नहीं, जिम्मेदारी तय हुई नहीं, ऐसे में केस का अधिकार छोड़ने के लिए क्यों कहा जा रहा है और ये अनुचित है। इन सभी तथ्यों को देखने के बाद क्या ऐसे में सवाल और ज्यादा मजबूत नहीं हो जाते? अगर एक तरफ कहा जा रहा है कि कोई तकनीकी खराबी नहीं मिली और दूसरी तरफ एयरलाइन पीड़ित परिवारों को ऐसा ऑफर दे रही है, तो इसके क्या मायने? अगर कंपनी को अपनी तकनीकी और कानूनी स्थिति पर पूरा भरोसा है, तो फिर इतनी जल्दी फाइनल सेटलमेंट या कोर्ट से बाहर सेटलमेंट करवाने की कोशिश क्यों हो रही है? परिवारों से उनके कानूनी अधिकार छोड़ने के लिए क्यों कहा जा रहा है कि आप कोई दावा नहीं करेंगे? क्या इस तरह का समझौता जांच की दिशा को अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित नहीं कर सकता है? अगर पीड़ित परिवारों के सामने कोर्ट जाने का रास्ता नहीं होगा, तो क्या बाद में सामने आने वाले तथ्यों की न्यायिक जांच कमजोर नहीं पड़ जाएगी? हम ये भी मानते हैं कि आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट अपने आप में गैर कानूनी नहीं है, लेकिन टाइमिंग बहुत कुछ कहती है। जब जांच अधूरी हो और उसी समय फाइनल सेटलमेंट की शर्त रखी जाए, तो सवाल उठना स्वाभाविक है। साफ बात यह है कि अगर सब कुछ पारदर्शी है, स्पष्ट है, तो हड़बड़ी क्यों की जा रही है? और अगर हड़बड़ी है, तो इसकी वजह क्या है? यही वो सवाल हैं जिनका जवाब हर कोई जानना चाहता है। मुझे लगता है कि आप भी इन सवालों को समझ के अपनी राय कमेंट बॉक्स में दर्ज करें।